क्या आप परेशान हैं? क्या आपको नहीं पता कि सेल्स को डेबिट करूं या परचेस को, या फिर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कैपिटल आपकी इनकम है या एक्सपेंडिचर, या आपको नहीं पता कि आउटस्टैंडिंग वेजेस को आखिर रिकॉर्ड करना कैसे है? गाइस, अगर ये सभी आपकी समस्याएं हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं हूं सीए अमित गाड़ोदिया और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सीए बाबा अकाउंट्स वाले में। गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में बनी हुई बेल आइकॉन को भी दबा दे, जिससे आपके भविष्य के सभी संकटों को मैं दूर करने की कोशिश कर सकूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ अकाउंट। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि आप अगर नेक्स्ट 30-40 मिनट्स के लिए फुल फोकस के साथ लेक्चर में ध्यान दे तो आपको जीवन में कभी भी अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि आज हम आपके जीवन में अकाउंटेंसी की नींव की ईंट रखने जा रहे हैं तो ये कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम रील्स को कहते हैं बाय बाय और फोकस करते हैं थोड़ी देर के लिए लेक्चर पे और चलते हैं हमारे नोट्स पे और शुरू करते हैं आज के ज्ञान की गंगा। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ प्रोसीड करने वाले हैं, तो अपने माइंड से ये चीज निकाल देना कि ये भी थियरी चल रहा है। ठीक है, दूसरा एक चीज ये कि मैं लेक्चर में बहुत स्लोली स्लोली प्रोसीड करूंगा, तो अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे हर एक चीज इन डिटेल में हर एक स्टूडेंट्स के लिए कवर करनी है। इसके लिए मैं बहुत स्लो स्लो प्रोसीड करूंगा, तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंदी बने, लेकिन अगर आपने पूरा फोकस किया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको वापस से इन सब चीजों को देखना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम, जिससे आप इनसे यूज टू हो जाएंगे और आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है, जो अकाउंटिंग के पिलर्स बोले जाते हैं, वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको जीवन में कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम जैसे हम बात करते हैं हम हमारे बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, पहली है देशीनामा, दूसरी है डबल एंट्री। देशीनामा एक ऐसी चीज है जो भिड़े बाई के जमाने में या उससे पहले चलती थी, जहां पे वो एक रेड कलर का पूरा लंबा सा चौपड़ा आता था, उसके अंदर पूरी अकाउंटिंग लिखी जाती थी बाई। ठीक है, वो अब आजकल नहीं चलती है, वो बंद हो गया है, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा सा टच आपको दिया गया है, आपके सिलेबस में आपको फील करवाया गया है कि पहले के जमाने में अकाउंटिंग कैसे की जाती थी। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आपके जब आपका सिलेबस में आएगा। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम, जो अभी चल रहा है मॉडर्न टाइप में। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है। इसके अंदर ही जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल है उसके बारे में डिस्कस किया गया है आपके साथ में। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, हमने वो समझ लिया कि हमें इसके अंदर अकाउंटिंग करनी। अब जब बिजनेस हम करते हैं तो दो तीन तरीके से आपकी अकाउंटिंग आप करने का सोच सकते हैं, वो आपका खुद का डिसीजन होता है। पहला डिसीजन होता है कि मर्केंटाइल या फिर अक्रूवल मेथड बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं कैश मेथड, थर्ड आती है इन दोनों का कंबाइंड। तो कंबाइंड वाले तो कोई हार्डली कोई यूज करता है आज के टाइम पे, मोस्टली यूज करते हैं लोग अक्रूवल मेथड या फिर कैश मेथड। अक्रूवल मेथड का मतलब क्या होता है कि ऐसे वो सब ट्रांजेक्शन जो आप अपने बिजनेस में कर रहे हो और ड्यूरिंग द ईयर अगर वो अकर हो चुके हैं तो आप उनको रिकॉर्ड करते हो। जरूरी नहीं है कि वो कैश ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, फर्क नहीं पड़ता कि आपको उन ट्रांजेक्शन के रिलेशन में पेमेंट रिसीव हो चुका है कि नहीं हुआ है। अगर वो इस ईयर में वो ट्रांजेक्शन हुए हैं, अगर वो उनका ओरिजिन इस पर्टिकुलर ईयर में है, तो आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप उनको रिकॉर्ड करने का डिसीजन लेते हैं तो वो आप अक्रूवल मेथड फॉलो करते हैं। अक्रूवल मेथड का मतलब यही हुआ कि आप जिस ईयर में आपकी वो ट्रांजेक्शन हुए उन ईयर में आप उनको रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर प्रीवियस ईयर के लिए वो ट्रांजेक्शन होते हैं तो आप उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये स्टेटमेंट का मतलब नेक्स्ट कुछ 10-15 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मैंने ये बात क्यों कही। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कैश मेथड। कैश मेथड एक ऐसी मेथड है जहां पे आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, वो ट्रांजेक्शन का पेमेंट जब तक आपको रिसीव नहीं होता तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। सपोज कीजिए आपने किसी को 10,000 रुपए के गुड्स सेल आउट कर दिए क्रेडिट में, वो आपने दिसंबर में किए। ठीक है, उसका पेमेंट आपको 31 मार्च तक नहीं मिला है, तो आप उस ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हो। जब भी आपको उसका पेमेंट सपोज करो मे नेक्स्ट ईयर के मे मंथ में रिसीव हो रहा है, तो आप उसको उस मे मंथ में ही रिकॉर्ड करोगे कि भाई ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हुआ है। थर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मर्केंटाइल और कैश मेथड का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको ही हाइब्रिड बोलते हैं। ये आपको एग्जाम में ना ही पूछा जाता है और ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये काम लगता है। ठीक है, अब अकाउंटिंग करने की जो प्रोसीजर होती है, हमें वो चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग करना हमें पड़ता है। ठीक है, हमने
आपके साथ बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाउचर्स क्या होते हैं। वाउचर्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इनिशियल लेवल पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, क्योंकि हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं डेली बेसिस पे आपके बिजनेस में, तो सभी ट्रांजैक्शन को मेमोराइज करना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उनको फॉर दैट टाइम बिंग उस पर्टिकुलर समय पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है एक स्लिप के अंदर, एक पर्ची के अंदर, एक नोटपैड के अंदर, या जो भी आप कह लो, एक डॉक्यूमेंट होता है पेपर फॉर्म में जिसपे आप वो ट्रांजेक्शन लिखते हो कि भाई हमने ये एक्टिविटी की है, उसको वाउचर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप ये डिसाइड करते हो कि ये ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का, ठीक है, इसका पेमेंट आपको रिसीव हो चुका है कि ये बाद में होगा। उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि ये सेल्स का है कि परचेस का, या आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है। बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, उनके ऊपर आप डिसीजन लेते हो, फिर आप उनको रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जर्नल एंट्रीज पास की जाती है, उनकी सब्सिडरी अकाउंट्स बनते हैं, उनमें पोस्टिंग की जाती है। बाद में जनरल एंट्री कर दिया, फिर आता है लेजर्स में पोस्टिंग करना। आप ये सब चीजें बाद में समझेंगे, अभी आपको सिर्फ फोकस यहाँ पे यही करना है कि आप ट्रांजेक्शन्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको एनालाइज कैसे करेंगे, और आपको रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को आपको कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उनको लेजर में पोस्टिंग कर दिया। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में एनुअल अकाउंट्स बनेंगे विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से आपकी अकाउंटिंग होती है बेसिकली। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया था कि आप बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, वो भी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मॉनेटरी फॉर्म्स में काउंटिंग होती है, मतलब जिनके अंदर एक मॉनेटरी मेजरमेंट होता है। जैसे आपने किसी को गुड्स दिया है 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए एक मॉनेटरी टर्म में आ गया ना, तो आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। आप अपने इंप्लॉइज की, अपने स्टाफ की जो लॉयल्टी है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो कितने फेथफुल है, वो कितने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, आप वो सब रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके अंदर क्या आता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं आपको वो एक्सप्लेन किया गया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस वही अपने स्टाफ्स की जो क्रेडिट है, फैसिलिटी, आई मीन जो फुल डेडिकेशन है, स्टाफ जिस एम्प्लॉय जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है उसको आप मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका हो गया नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऐसे ट्रांजेक्शंस जिनको आपने मॉनेटरी टर्म में मेजर किया है, किसी को सेल किया है गुड्स, किसी को पगार दी है, किसी को वेजेस पे किए हैं, किसी को इंटरेस्ट दिया है, डिविडेंड दिया है, जहां पे पैसे का सवाल आ गया वहां पे आप उनको मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हो। ठीक है, अभी मॉनेटरी टर्म को दो तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। कैश ट्रांजेक्शन मतलब जो भी एक्टिविटी की उनका पेमेंट आपको इंस्टेंट रिसीव हो गया, आपने किसी से गुड्स परचेस किए, उसका पेमेंट हैंड टू हैंड कर दिया। किसी को सैलरी देनी थी, एक दिन के लिए काम करवाया, उसका पेमेंट हाथों हाथ कर दिया, वो कैश ट्रांजेक्शन हो गए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब आपने अभी गुड्स रिसीव तो कर लिए हैं लेकिन फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, आपके ऊपर हेडेक आ गया है कि आपको ये पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ पे सिर्फ सेल की बात नहीं, या परचेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन की बात हो रही है जो एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी का बेनिफिट आपके बिजनेस को आइदर रिसीव हो गया है या फिर आपके बिजनेस ने वो बेनिफिट किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, और उसके ऊपर जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन जो आपको अमाउंट रिसीव होता है उसको बोलते हैं। और वो कंसिडरेशन आपको फ्यूचर में रिसीव होना है या फिर आपको उसका फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो आप उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है सर, अभी आपने जैसे देखा कि कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दो तरीके से आप इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को डिवाइड करते हो। आपके बिजनेस में एक्टिविटी किस किस तरीके से हो सकती है, आइदर आप गुड्स परचेस करते हो अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लासिफाई करके दिया कि आपके बिजनेस में कैश के अंदर किस किस तरीके से एक्टिविटी हो सकती है। देखो कैश ट्रांजेक्शन क्या मेंशन करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस मनी इज पेड रिसीव्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, मतलब या तो आप जिन प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हो रेगुलरली वो आपके गुड्स हो गए, ठीक है, तो आप उन गुड्स को या तो आइदर परचेस करोगे या फिर सेल करोगे, तो उनके लिए आप या तो पेमेंट करोगे तो पेमेंट रिसीव करोगे। असेट्स मतलब जो आप बिजनेस में यूज करते हो अपनी एक्टिविटीज करने के लिए, आपको कभी ना कभी तो उनको भी या तो परचेस करना पड़ेगा, या फिर वो यूज काम के नहीं रहे हैं तो फिर आप उनको सेल आउट करोगे, तो उसके संबंधित आपको कैश ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। या फिर आप कोई सर्विस लेते हो या फिर किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उसके लिए भी आपको आइदर पेमेंट रिसीव होगा या फिर आइदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब बारे में, इन सब चीजों के लिए आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि गुड्स कौन से होते हैं, ट्रांजेक्शंस किस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हो। जैसे इन्हीं सभी ट्रांजेक्शन को आप क्रेडिट में भी एज्यूम कर सकते हो कि आपने किसी को गुड्स सेल आउट किया या फिर परचेस किया है, उसका पेमेंट अगर आप फ्यूचर में करेंगे या रिसीव करेंगे तो आपको वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन फॉर असेट्स हो गया, फॉर गुड्स हो गया, फिर सर्विसेज आ गया। ठीक है सर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है, देखो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है सर। आपको क्या बताया गया है कि द आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स ऑफ 3,000 फॉर गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रमीला is made. ठीक है, तो goods worth 4,000 was sold to Rashmi. The outstanding amount is received इन कैश। ठीक है, तो फ्यूचर में आपको इनका पेमेंट रिसीव हुआ है। देखो हमने ऊपर जो डिस्कस किया है कि आप
कैश ट्रांजेक्शन करते हो वैसे ही आप हो सकता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, वही सेम चीज है, बस आपको ये चीज मेंशन किया गया है क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर कि इनका पेमेंट आपको फ्यूचर में रिसीव होता है सर। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मनी इज नॉट पेड इमीडिएटली। ठीक है, हाथों हाथ आपको पेमेंट नहीं किया गया है, आपको इमीडिएटली इसका पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, आपको फ्यूचर में पेमेंट रिसीव हो रहा है। देखो लिखा है फॉर परचेज सेल्स ट्रांजेक्शन और असेट्स गुड्स और सर्विसेज मनी फॉर दोस परचेज सेल्स इज टू बी पेड इन फ्यूचर। मतलब आपने बेनिफिट अभी रिसीव कर लिया है, लेकिन उसके लिए आपको जो भी पे करना है वो आप फ्यूचर में पे करेंगे, तो वो आपका हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हाउएवर एक्सचेंज ऑफ असेट्स गुड्स सर्विसेज इज मेड इन प्रेजेंट, accounts are settled in future. From this the transactions रिलेशन ऑफ डेटर क्रेडिटर कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये लाइन जो लिखी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ट्रांजैक्शन का ओरिजिन होता है मर्केंटाइल अक्रूवल मेथड में, यहाँ पे ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अक्रूवल मेथड में सर क्या होता है कि जिस टाइम पे आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उस टाइम पे आप उसको रिकॉर्ड करते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको पेमेंट कब रिसीव हो रहा है या फिर आप उसका पेमेंट कब कर रहे हो। अब सपोज करो पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई, क्रेडिट में एक्टिविटी हुई, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का जो रिलेशनशिप होता है, देखो यहाँ पे लिखा है रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, ये आपका हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में ही आता है। एक किसी के साथ रिलेशनशिप रखना मतलब उसको ध्यान में रखना। ध्यान में आप क्यों रखोगे, आपसे वो कुछ लेगा फ्यूचर में या फिर आपको उससे कुछ रिसीव होगा फ्यूचर के अंदर, इसीलिए तो आप उसको ध्यान में रखोगे और ध्यान में आप उससे फ्यूचर में या तो रिसीव करोगे या तो फिर पेमेंट करोगे। क्यों करोगे, आपने कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है, इसकी वजह से आपको फ्यूचर में उसे ध्यान रखना पड़ रहा है। अभी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजेक्शन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नोटपैड पे। देखिए क्या हुआ सर कि आपने किसी को क्रेडिट में सेल किया है। ठीक है, जस्ट सेकंड। सपोज की सेल किया है सर, आपने किसी को 10 रुपीज का सेल कर दिया है क्रेडिट पे, 1000 रुपीज। अब क्या पे 10,000 रुपए मिलेंगे। ए के लिए जो बी है वो डेप्टर हो गया है सर। ए के लिए बी जो है वो डेटर हो गया है। मतलब ऐसा मानिए कि अगर आपको किसी से कुछ पेमेंट रिसीव करना है तो वो आपका डेटर हो गया। समझ रहे हो, अगर आपको किसी से कुछ पेमेंट लेना है तो वो पर्सन, वो इंसान, वो प्रजाति आपके लिए डेटर हो गई है। यहाँ पे ए को बी से 10,000 रुपए लेने हैं, मतलब ए का बी जो है वो डेटर हो गया है। ये हो गया आपका सेल्स ट्रांजेक्शन, मतलब आपको यहाँ पे पेमेंट करना था। हो सकता है आप परचेस कर रहे हो बी से, मतलब अब आपको यहाँ पे 10,000 रुपए जो है ए को पेमेंट करना है। मतलब आपको हेडेक है 10,000 रुपए का, जो फ्यूचर में आपका पेमेंट करने से ही दूर हो सकता है। तो आप जिस इंसान को पेमेंट करोगे वो इंसान आपका क्या हो गया सर, वो इंसान आपका हो गया है क्रेडिटर। मतलब आपको जिससे पेमेंट करना है वो आपका क्रेडिटर हो गया और आपको जिससे लेना है वो आपका डेटर हो गया। मतलब ये डेटर और क्रेडिटर का जो खेल है ये जीवन भर आपको चलता ही रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको समझ लीजिए सर, ए और बी है। अगर ए को कुछ भी प्राप्त होने वाला है फ्यूचर में किसी भी इंसान से, तो ए के लिए वो इंसान जो ए को पेमेंट करेगा वो इंसान ए का डेप्टर हो गया है सर। वापस से बोलता हूं, अगर ए को भविष्य में कुछ भी रिसीव होना है किसी भी प्राणी से, किसी भी प्राणी से, तो जो प्राणी ए को पेमेंट करेगा वो प्राणी ए का डेटर कहलाएगा। ए को जो पेमेंट देगा वो इंसान ए का डेटर हो जाएगा सर। मतलब ये इंसान जो है वो ए का डेटर है। अगर हमें किसी को कुछ पे करना है तो आपको फ्यूचर में जिसको पे करना है वो आदमी आपका क्रेडिटर हो जाएगा सर। ठीक है, वो आदमी आपका क्रेडिटर हो जाएगा, मतलब वो आपके कुछ पैसे मांगता है। ठीक है सर, अगर वो आपके कुछ पैसे मांगता है तो वो आपका क्रेडिटर हो गया। अब हमारे इसी ट्रांजेक्शन के अंदर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि ए ने
बी को 10,000 रुपए के गुड्स सेल आउट किए हैं, क्या है, डेटर। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि ए को पेमेंट मिलना है, ए को मिलेगा 10,000 रुपए बी से, तो बी जो है वो ए का हो गया है डेप्टर सर। इसी में अगर आपको क्वेश्चन में बोल देवे कि जो ए है वो बी का क्रेडिटर है, मतलब बी को पेमेंट करना है 10,000 रुपए 30 दिन बाद में, तो जो ए है वो बी का क्रेडिटर हो गया है। हमने ऊपर यही तो देखा सर कि अगर आपको, जिससे अभी तक हम बात कर रहे थे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ए को किसी से कुछ लेना है तो वो इंसान ए का हो गया है डेटर, अगर ए किसी को पेमेंट करेगा तो फिर ए के लिए वो सामने वाला इंसान हो गया है क्रेडिटर। तो जिस इंसान से ए को पैसा लेना है, मतलब वो इंसान ए को पेमेंट करेगा, उस इंसान के लिए ए क्या बन गया, क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर का जो रिलेशन, सुंदर सुंदर, आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको जब भी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा अज्यूम कर लीजिएगा कि दो आदमी खड़े हैं, ठीक है, इनका थोड़ा टकला मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ऐसे थोड़ा समझ लीजिएगा। ये भाई साहब है, ये है माल्या जी, विजय माल्या, ठीक है, और ये है वो हो गई है एसबीआई बैंक, ठीक है। एसबीआई बैंक को सपोज करो 10,000 रुपए लेने हैं, किससे, विजय माल्या से। तो विजय माल्या क्या करेगा, जो किया वो ध्यान में मत दीजिए, खाली एग्जाम्पल को समझिए। विजय माल्या क्या करेंगे सर, विजय माल्या जी एसबीआई बैंक को 10,000 रुपए देंगे, तो बैंक के लिए विजय माल्या जी डेटर हो गए सर। हम यहाँ पे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मतलब जिस इंसान को पैसा मिलने वाला है, पहले उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर उस इंसान को कोई पेमेंट करेगा तो वो जो पेमेंट करने वाला आदमी है वो डेटर होगा, जो पेमेंट कर रहा है वो डेटर होगा, ठीक है सर। अब अगर हम विजय माल्या जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मतलब विजय माल्या जी को 10,000 रुपए देने हैं एसबीआई बैंक को, तो विजय माल्या जी के लिए एसबीआई बैंक जो है वो हो गई है क्रेडिटर सर। आपको ये बात थोड़ी देर के लिए अपने नोटबुक में लिख लेनी चाहिए और उसको 5 से 7 बार रिवाइज करना चाहिए, ये एग्जाम्पल ड्रॉ कर करके। आपको हमेशा सिर्फ यही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको किसी से पेमेंट रिसीव करना है तो जो आदमी आपको पेमेंट करेगा वो आदमी आपका डेटर कहलाएगा, और अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो वो आदमी आपका क्रेडिटर कहलाएगा सर। तो और वो ये जो रिलेशनशिप आता है ये आता है हमेशा सिर्फ क्रेडिट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें ही आता है। अब आपने क्या देखा सर, अब आपने ये देखा कि हमेशा हमने जितनी भी बात की है उन सभी बातों में हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व थी। पहले हम जो ये एग्जांपल दिया गया है हम थोड़ा वो रीड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है, देखो हम यहाँ पे बात करते हैं सेल ऑफ असेट्स गुड्स, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, सेल ऑफ असेट्स गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड इन present but their money is payable or receivable in future, these transactions are recognized as credit transactions, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या बोलता है, गुड्स वर्थ ₹4,000 इज सोल्ड टू कल्पना ऑन क्रेडिट। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से ही मेंशन करके दिया जाएगा, कल्पना बिकम्स डेटर ऑफ बिजनेस, ठीक है, मतलब बिजनेस को कल्पना से रिसीव होना है पैसा कुछ, तो कल्पना बिजनेस की डेटर बन गई है, एंड बिजनेस बिकम क्रेडिटर ऑफ कल्पना, ऑफ मतलब कल्पना के लिए जो बिजनेस है वो क्रेडिटर बन गया है। देखिए मैंने ड्रॉ किया था विजय माल्या जी और बिजनेस बैंक को, वही चीज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹6,000 इज परचेज फ्रॉम दीपिका ऑन क्रेडिट, यहाँ पे हमने 6,000 रुपए के जो गुड्स है वो दीपिका जी से परचेज किए क्रेडिट पे। दीपिका जो जी है, दीपिका है वो हमारे लिए क्रेडिटर बन गई है ऑफ द बिजनेस, एंड जो बिजनेस है वो दीपिका के लिए क्या बन गया है, डेटर बन गया है सर, ठीक है। अब सर आपने यहाँ पे देखा कि जो यहाँ पे हमेशा दो जन इन्वॉल्व थे, बिजनेस भी था, सामने वाला थर्ड पार्टी था। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके अंदर आप दो आदमी इन्वॉल्व नहीं है, बिजनेस के अंदर ही कुछ एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो उन सब चीजों को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, उन सब चीजों में जैसे सपोज करो कि आपको कुछ रिसीव नहीं हो रहा है लेकिन आपने वो चीज कर दी है, ठीक है, तो उस सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए देखिए क्या मेंशन किया गया है, द ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट फॉल इन द अबव मेंशंस टू टाइप और
आर स्पेशल ट्रांजेक्शंस, दीज आर नाइदर कैश नॉर क्रेडिट, मतलब उन सब का पेमेंट आपको रिसीव होने ही नहीं वाला है। ये सिचुएशन कब आएगी सर? आपने सपोज करो कोई दान धर्म कर दिया, सपोज करो आप किराना के स्टोर है आपका, कोई सुपरमार्ट है, कोई आया आपके पास जरूरतमंद, उसको आपने ऐसे ही कुछ दे दिया, तो आपके बिजनेस से वो चीज तो चली गई ना सर, लेकिन कुछ रिसीव हुआ नहीं, तो एक स्पेशल ट्रांजेक्शन कैटेगरी में आ गया। ठीक है, इसलिए उनको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं दीज आर स्पेशल ट्रांजेक्शंस, दीज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। उनको भी रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। वो ट्रांजेक्शन कैसे हो सकते हैं? गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, आग लग गई, चोरी हो गई। ठीक है, गुड्स गिवन फॉर डोनेशंस, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, असेट्स टर्न डिफेक्टिव और यूजलेस, कुछ भी एक्टिविटी बिजनेस में हो सकती है, उन सबको भी, जिसमें दो जन इन्वॉल्व नहीं हो, तो उन सबको भी आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि आपने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आप सीख रहे हो। डबल मतलब इटसेल्फ, डबल जो वर्ड है वो इटसेल्फ ही बोल रहा है कि हर एक्टिविटी का दो इफेक्ट आएगा, तो हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट हो रहा है सर। देखिए, ड्यूल इफेक्ट हो रहा है। आपने किसी को गुड्स परचेस किया, आपने सॉरी किसी से गुड्स परचेस किया, आपके पास वो गुड्स आएगा, सामने आपको पेमेंट देना पड़ेगा। दो इफेक्ट कहाँ पे हुए? गुड्स आपके पास आए, पहला इफेक्ट, कैश आपने दिया, दूसरा इफेक्ट। अब आप बोलोगे हमने तो क्रेडिट पे ले लिया है, तो क्रेडिट पे अगर लिया तो आपके माथे का हेडेक बढ़ गया, मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब आपके पास गुड्स आ गए, सामने आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, तो गुड्स आना एक इफेक्ट, लाइबिलिटी क्रिएट होना दूसरी इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो ड्यूल इफेक्ट है ना, ये एक ऐसा मान लीजिए कि ब्रह्म ज्ञान है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना ही पड़ेगा। आपको तीन चार बार आपको समझना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपका ये क्लियर होगा। देखिए, अंदर डबल एंट्री सिस्टम नेम इस पर सेल्स टू एंट्रीज आर डन फॉर ईच ट्रांजेक्शन, मतलब कि दो एंट्री आपको हर एक ट्रांजेक्शन के लिए करनी पड़ेगी। एक आप डेबिट करेंगे तो दूसरी आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी, तभी आपका इक्वल होगा, तभी आपका एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट आएंगे। सर एक चीज समझिए, आपने किसी से सर्विस ली है, आप उसको पेमेंट करेंगे, तो आपके पास उस इंसान की सर्विस आ चुकी है, एक इफेक्ट। आपने उसको पेमेंट किया, आपके पास से कैश चला गया, वो दूसरी इफेक्ट हो गई। आप कोई भी एक्टिविटी बिजनेस में करो, उसकी दो इफेक्ट आएगी। वो बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो चीज अकाउंट्स ने बहुत अच्छे से समझ ली है, आपको भी समझनी पड़ेगी कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, इसीलिए वो ट्रांजेक्शन बिजनेस में एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो पाएंगे। नॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो बिटवीन टू पार्टीज। देखिए, हमने ऊपर डिस्कशन किया, टू पार्टीज, हमारे में विजय माल्या जी और एसबीआई बैंक थी, हमने दीपिका जी से परचेस किया था, किसी एक पार्टी को सेल भी किया था। ठीक है, तो हमेशा दो पार्टी ही रहेगी। द ट्रांजेक्शंस बिटवीन दीज टू पार्टीज आर मेड इन फॉलोइंग मेटर्स। ठीक है, अब देखिए, दो तरीके से आपकी एक्टिविटीज हो सकती है। पहले क्या आया? पहले देखिए क्या बोल रहे हैं, एनी पर्सन टेक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस और गिव बेनिफिट टू द बिजनेस। एनी पर्सन टेक बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस और गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस। कोई इंसान आपसे कोई गुड्स परचेस कर रहा है, या फिर कोई आपके बिजनेस की सर्विस ले रहा है, मतलब उसने आपके बिजनेस से एक तरीके से बेनिफिट रिसीव किया ना। जिस तरीके से वो इंसान बेनिफिट रिसीव कर रहा है आपके बिजनेस से, वैसे ही आप भी किसी से सर्विस या तो लेंगे या तो गुड्स परचेस करेंगे। तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि एनी पर्सन टेक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस और गिव बेनिफिट टू द बिजनेस, मतलब कि यहाँ पे एक पर्सन इन्वॉल्व है, पर्सनल अकाउंट्स आ गया सर। यहाँ पे पर्सन का मतलब कोई जिंदा व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है बिजनेस के अंदर। आइदर हो सकता है सामने एक जिंदा इंसान हो, या फिर कोई कंपनी हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई लीगल एंटिटी हो, तो वो भी चलेगा। ठीक है, मतलब सामने एक इंसान है जिसने आपके बिजनेस से कोई एक्टिविटी किया, आइदर उन्होंने आपसे कोई सर्विस ली है, या फिर आपसे कोई गुड्स परचेस किए हैं, या फिर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की है, या फिर आपसे कोई गुड्स परचेस किए है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स एंड असेट्स। हमने गुड्स परचेस किए, मतलब गुड्स आपके पास आए, मतलब वो बढ़ गए। आपने गुड्स किसी को सेल किए, मतलब आपके पास से गुड्स चले गए, तो वो डिक्रीज हो गए। ठीक है, आगे बोला असेट्स, आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, बिल्डिंग में बिजनेस में यूज करने के लिए, तो आपकी वो बिल्डिंग बढ़ गई है। हो सकता है आपके पास वो बिजनेस बिल्डिंग यूजलेस हो गई, तो आपको उसको सेल आउट करना पड़ा, तो वो आपकी बिजनेस से चली जाएगी, तो डिक्रीज हो गई, तो उसकी एक्टिविटी भी रिकॉर्ड आपको करनी पड़ेगी सर। नेक्स्ट है, अब आपके बिजनेस में या तो इनकम होगी या तो एक्सपेंडिचर होगा, उसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप एक चीज देखिए, ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है, पहले में पर्सनल ट्रांजेक्शन, सॉरी पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट में रिकॉर्ड किया है रियल अकाउंट, और थर्ड में रिकॉर्ड किया है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, मतलब कि ये तीन तरह के अकाउंट्स आपके होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला टाइप्स ऑफ अकाउंट, वो टाइप्स ऑफ अकाउंट यही है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इन सबको हम इन डेप्थ समझेंगे अभी। ठीक है, ये सिर्फ एक ब्रीफ मैंने आपको समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। एज एंड व्हेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, टू इफेक्ट इमर्जेस फ्रॉम इट, दीज इफेक्ट्स शुड बी
एक सेकेंड। जब आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, तो आपको पास गुड्स आ रहा है सामने, आप या तो पेमेंट करोगे या फिर आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी और आपको वो पेमेंट फ्यूचर में करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने आपकी बुक से उठाए हैं, उसका एग्जांपल बतौर हम डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पे इन्होंने करके दिखाई है। ये सब पहले तो आप जब रीड करोगे ट्रांजेक्शन को तो आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तभी बिजनेस ट्रांजेक्शन ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा रिकॉर्ड हो सकते हैं। पहला देखिए क्या है कि बिजनेस कमेंस्ड हुआ है आपका। तो जो है कि यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए कोई भी XYZ पर्सन है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 20,000 रुपीज। इंट्रोड्यूस करना मतलब बिजनेस में पैसा लगाना, उन्होंने बिजनेस पैसा स्टार्ट किया है बिजनेस को 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो पहला इफेक्ट क्या आया? पहला इफेक्ट आया कि बिजनेस में पैसा आया ना सर, कैश कम्स इन। एंड सेकंड इफेक्ट क्या आया? आप इसको कहीं पर रिकॉर्ड करोगे ना, तो जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो उसको आप बोलते हो कैपिटल। ठीक है, एक तो पैसा आ गया बिजनेस के अंदर, दूसरा सामने कैपिटल खड़ा हो गया। कैपिटल खड़ा होने का मतलब क्या है कि ओनर एंड बिजनेस ऑलवेज सेपरेट एंटिटी। तो बिजनेस के पास अगर कैपिटल आया, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, इंटरनल लायबिलिटी, मतलब कि मालिक और बिजनेस के बीच का मामला। तो ये जो है कैपिटल बीच का मामला है, इसको इससे बाहर वाले को मतलब नहीं है, लेकिन बिजनेस को पेमेंट तो करना पड़ेगा ना वापस। तो बिजनेस के पास कैश आया एज ए कैपिटल, सामने कैपिटल की लायबिलिटी खड़ी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर बैंक अकाउंट में कुछ एक्टिविटी की है। बैंक अकाउंट में क्या बोला है? बोल रहे हैं बैंक अकाउंट ओपनड विद SBI 40,000 रुपीज। मतलब कि आपने SBI बैंक के साथ अकाउंट ओपन किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपने आपका आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि आपके यहाँ पे दो बॉक्स है, एक बॉक्स का नाम है बैंक, दूसरे का है कैश। आपने यहां से पैसा निकाला है, मतलब यहाँ पे आपका डिक्रीज हो गया है और यहाँ पे आपका पैसा इंक्रीज हो गया। दोनों है आप ही का, लेकिन अलग अलग बुक्स है, तो आप अलग अलग बुक्स को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। आपने यहाँ से निकाल के पैसा यहाँ पे डाल दिया है, तो आपका कैश डिक्रीज हो गया और बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। देखिए आपको ये लिख रहा है बैंक रिसीवर इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट प्लस होगा, कैश गोज आउट मतलब कैश आपका डिक्रीज होगा, मतलब आप कैश आपका माइनस होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर? गुड्स वर्थ 3,000 परचेस्ड फ्रॉम भावना बेन। अब यहाँ पे आपको बोला है कि भावना बेन से आपने गुड्स परचेज किया, आपको पेमेंट की डिटेल नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, तो आपके पास गुड्स आपके बिजनेस में आ चुके हैं। गुड्स कम इन, इफेक्ट ऑन परचेस अकाउंट। ठीक है, और भारती बेन गिवर, मतलब कि आपकी जो भारती बेन का अकाउंट आपके अपने बिजनेस में बनाओगे, तो आपका लायबिलिटी एक तरीके से क्रिएट हो गया है सर। मतलब कि दो इफेक्ट आई, पहला गुड्स अंदर आ गया, या तो भारती बेन को आप इंस्टेंट पेमेंट करते तो कैश कम हो जाता, आपको पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो मतलब आपके पास लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो एक तरफ आप गुड्स खड़े हुए, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ गई सर। अब नेक्स्ट बोला है आपने विपुल जी को 5,000 के गुड्स बेच दिए, मतलब कि गुड्स बेचे हैं तो आपके गुड्स बिजनेस से बाहर चले गए हैं, मतलब गुड्स हो गए माइनस, यहाँ पे गुड्स प्लस हुए थे, यहाँ पे गुड्स माइनस हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे विपुल जी है जो है वो आपको भविष्य में पेमेंट करेंगे, तो ये विपुल जी जो है वो आपके बन गए हैं डेप्टर। ठीक है सर। नेक्स्ट उसके बाद में क्या बताया? नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड वर्थ 2,000 फॉर कैश। देखिए यहाँ पे आपने 2,000 रुपए का गुड्स बेचा है और आपको इंस्टेंट पेमेंट मिल भी गया है, तो आपका यहाँ पे जो कैश है वो यहाँ पे आपका कैश बढ़ गया है और यहाँ पे आपके गुड्स जो बिजनेस से बाहर जा चुके हैं सर। ठीक है, मतलब हर एक एक्टिविटी की दो इफेक्ट आएगी ही आएगी सर। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर परचेस्ड वर्थ 1,500। यहाँ पे आपको आपने किससे परचेस किया है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन आपने कितने का परचेस किया है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब आपने कैश में परचेस किया है, मतलब आपका फर्नीचर जो है वो बढ़ गया है। देखिए फर्नीचर कम्स इन, मतलब आपका फर्नीचर बढ़ गया, सामने आपका कैश गोज आउट, मतलब कैश आपका कम हो गया। अगर आपको ऐसा लिख के दिया जाता है कि आपने इतने रुपए के फर्नीचर परचेस किए हैं, मतलब आपने कैश में परचेस किए हैं, आपको क्रेडिट में परचेस नहीं किए, इसके लिए सामने वाले का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी नहीं है, जस्ट एक कॉमन चीज के लिए। फिर आपका आ रहा है कमीशन पेड 200 रुपीज, आपने कमीशन पे कर दिया है। अब आपको ऐसा लिखा है कि कमीशन पे किया है, मतलब कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपने इनकर किया है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, सामने आपका कैश गोज आउट। ठीक है, आप इसमें ऐसा बोलोगे कि हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम क्या करें, तो आपका देखिए एक तरफ ये एक्सपेंडिचर है, वो आपका खड़ा हो गया, पेमेंट कर दिया, मतलब तरीके से आपने एक्सपेंडिचर जो था सामने आपका कैश भी जा चुका है सर। नेक्स्ट है विपुल रिटर्न गुड्स वर्थ 200 रुपीज। जो विपुल को गुड्स पर दिए थे, सेल किए थे, वो गुड्स वापस आ रहे हैं, मतलब आपका गुड्स जो है वो 200 रुपए से इंक्रीज होगा सर। और जो उसका डेटस वो आपको जो पेमेंट करने वाला था वो अभी 200 रुपए का पेमेंट आपको कम करेगा सर। तो एक देखिए, मतलब हर एक एक्टिविटी का एक तो प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। अब आपके पास 200 रुपए गुड्स है, तो आपने भी वो गुड्स आगे भेज दिया भारती बहन को, तो आप भारती बहन को अभी 150 रुपए का पेमेंट कम करेंगे। ठीक है, और आपके पास गुड्स जो है
वो आपके बिजनेस से बाहर चले जाएंगे। ठीक है सर। अभी आगे क्या आ रहा है, चेक ऑफ ₹2850 इश्यूड टू भारती बेन। अभी आपने भारती बेन को पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो भारती बेन को पेमेंट क्या मतलब भारती बेन रिसीव ने पेमेंट रिसीव कर लिया है। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे बैंक जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, बैंक जो है वो आपका कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने विपुल भाई को चेक किया, चेक दिया है ₹4800 का। सॉरी, विपुल भाई ने आपको चेक दिया पेमेंट के, मतलब बैंक जो है वो रिसीव कर रही है पेमेंट। ठीक है, दूसरा जो विपुल भाई है वो आपको पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको हर एक एक्टिविटी की दो जो है वो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप टाइप ऑफ अकाउंट्स जो है वो आप डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट आपके आ गए हैं, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। आपको ये तीनों अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना ही चाहिए अगर आपको अकाउंट्स अच्छे से सीखना है तो। देखिए, पहले ही लाइन मैंने आपको लिख दी है, जो क्रक्स है इस अकाउंट का वो आपको मैंने लिख दिया है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप ये इसके बारे में पूरा समझ लेंगे, फिर हम जब प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तब आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि डेबिट और क्रेडिट है क्या। जब भी आप बिजनेस में कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो एक इफेक्ट होती है डेबिट की, दूसरी इफेक्ट होती है क्रेडिट की। ठीक है, तो जब दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें एक पर्सन होता है देने वाला, दूसरा पेमेंट आदमी होता है पेमेंट रिसीव करने वाला। ठीक है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या बोलते हैं, आप बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी आप करते हो उस समय पे आपके पास सामने वाला कोई ना कोई पार्टी इन्वॉल्व होता है। अब वो जरूरी नहीं है वो आदमी जिंदा इंसान हो, सांस लेता हुआ, हो सकता है कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई कंपनी हो, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, सामने कोई भी इंसान हो सकता है, क्योंकि बिजनेस और जो ओनर दोनों डिफरेंट एंटिटी हमेशा माने जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या मेंशन किया है डेफिनेशंस में, इन बिजनेस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड ऑन क्रेडिट द काउंट्स सॉरी द काउंटर पार्टी इज पर्सनल। मतलब कि जो सामने वाली पार्टी है उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बताया वो जिंदा भी हो सकता है या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। दिस पर्सन मे बी नेचुरल, नेचुरल मतलब जिंदा पर्सन, और लीगल एंड लीगल आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई कंपनी आ गई। ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया पहले ही, बिटवीन बिजनेस एंड द अदर पर्सन। ठीक है, जब आपके पास जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा उस समय पे आपको जो है डेटर और क्रेडिटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा आप दोनों के बीच में। आपको खाली ये समझना है कि जो सामने वाला बंदा है वो आपका डेटर है कि क्रेडिटर है। अगर वो आपको पेमेंट कर रहा है तो वो आपका डेटर हो गया, अगर आपको पेमेंट करना है तो वो आपका क्रेडिटर हो गया। अभी क्या है, अभी आ रहा है लाइव पर्सन। लाइव पर्सन मतलब वही जो जिंदा इंसान है जो सांसें ले रहे हैं। देखिए एग्जांपल दिया है, हेतल्स अकाउंट, धर्मेंद्र अकाउंट, रमाबेन अकाउंट, वेरियस अकाउंट, मतलब कि जिनसे आप सामने वन टू वन बात कर सकते हैं, जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होने की जरूरत नहीं है, वो सामने इंसान है जिनसे आपने ट्रांजेक्शन्स किया है। देखिए अब फिर लीगल एंटिटी कौन सी हो सकती है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदास अकाउंट, जीवन ज्योति हाई स्कूल अकाउंट, पराग मेडिकल स्टोर्स अकाउंट। मतलब कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से किसी लीगल एंटिटी से जब काम करते हैं तो उनको लीगल एंटिटी या आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है सर। ठीक है, देखो क्या लिखा है नीचे, व्हेन नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस ही बिकम क्रिएटर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस बिकम डेटर फॉर द पर्सन। ठीक है, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वही है। जब आप किसी से कुछ परचेस करते हैं तो आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपका क्रेडिटर हो गया है। अगर सामने वाला पर्सन आपसे कुछ परचेस कर रहा है तो वो आपको पेमेंट करेगा तो वो आपका डेटर बन गया। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल जो है वो बहुत अच्छा है, वो आप पढ़ लीजिए। द रमेश सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू शिव लिमिटेड ऑन क्रेडिट। यहाँ पे जो शिव लिमिटेड है उसने गुड्स परचेज किए है हमारे से, रमेश जो है वो हम है ऐसा मानिए, तो रमेश को शिव लिमिटेड पेमेंट करने वाली है। ठीक है, here शिव लिमिटेड इज द डेटर ऑफ रमेश while रमेश इज द क्रेडिटर ऑफ द शिव लिमिटेड। शिव लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू रमेश, तो सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। फिर जो रमेश जी है वो शिव लिमिटेड के लिए डेटर बन जाएंगे और रमेश जी के लिए शिव लिमिटेड जो है वो क्रेडिटर बन जाएगी सर। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट आ रहा है रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या था सर, पर्सनल अकाउंट के अंदर सामने की तरफ जो आपने मतलब पर्सनल अकाउंट में ऐसा समझिए कि सामने की तरफ कोई इंसान इन्वॉल्व है। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना सर तो उसके अंदर दो टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब कि ये जो तीन अकाउंट मैंने बताया आपको, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, या तो पर्सनल रियल होगा, या तो पर्सनल नॉमिनल होगा, या तो रियल नॉमिनल होगा, या तो पर्सनल नॉमिनल होगा। मतलब तीनों का जो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो ना, उन तीनों में से दो निकल के आएंगे किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर। तो पहले में हमने देखा कि जो सामने कोई जिंदा इंसान या फिर आर्टिफिशियल पर्सन जिससे आपने एक्टिविटी की है उसके बारे में। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो क्रक्स है वो क्या है, डेबिट टू इंक्रीज, क्रेडिट टू डिक्रीज। इसमें क्या होता है, आपने जिससे एक्टिविटी की है उससे आइदर आपने कुछ लिया है या फिर उनको कुछ दिया है। अगर आपने कुछ लिया है तो वो चीज आपके पास आ रही है तो वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपने उनको कुछ दिया है तो वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस बारे में ये आपको बता रहा है। ठीक है, हेयर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट
आर अराइजेस गुड्स अकाउंट एंड असेट्स अकाउंट, मतलब जिसमें आप आइदर डील करते हो वो अकाउंट हो गया, या फिर जो बिजनेस में आप असेट्स यूज करते हो अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, उनको आप बोलोगे असेट्स अकाउंट। ठीक है, तो पहले में क्या बोलता है, गुड्स अकाउंट्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स आप बिजनेस में डेली यूज करते हो बेचने और खरीदने के लिए, उनको आप गुड्स अकाउंट में क्लासिफाई किया गया है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स अकाउंट्स कौन से हो सकते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर, देखिए आप हो सकता है कि जो इन्होंने मेंशन करके दिया है, आइदर आप गुड्स परचेज करते हो, परचेज करोगे तो सेल्स भी करोगे, सेल्स अकाउंट आ गया। अब आपने जो परचेज किया हो सकता है कुछ डिफेक्ट निकलेगा तो आप अपने पास थोड़ी रखोगे, आप उसको वापस भेजोगे, तो ये रहा परचेज रिटर्न अकाउंट। अब आपने सेल्स किया किसी को, वो खराब निकल गए तो वो आपको भी वापस करेगा, तो ये रहा सेल्स रिटर्न अकाउंट। मतलब चार अकाउंट तो आपने ऐसे सीख लिए सर। आपने किसी से माल खरीदा तो परचेज अकाउंट, किसी को बेचा तो सेल्स अकाउंट, अगर वो गुड्स खराब निकल गए तो आप वापस दे रहे तो आप परचेज रिटर्न करोगे, सामने वाला जो जिसने जिसको आपने बेचा है वो सेल्स हो गया आपके लिए, वो आपको वापस देगा, तो वो हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब सॉरी, अब क्या होगा कि आपने हो सकता है कोई गुड्स अपने घर पे ले जाने के लिए यूज किया, तो क्या होगा, गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन। आप खाली ऐसा सोचिए कि आप एक बिजनेस लेके बैठे हुए, उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। आप घर पे ले जा सकते हैं गुड्स यूज करने के लिए, किसी को डोनेशन दे दिया, किसी को एडवर्टाइजमेंट कर दिया, चोरी हो गई, आग लग गई, कोई उठा के ले गया, वो सब एक्टिविटी हुई, उनको आप बोलेंगे, इन सब में आप क्लासिफाई करोगे। फिर आगे क्या आएगा, वेन बिजनेस होल्ड, अभी जो हमने ये गुड्स अकाउंट के बारे में देखा, अभी क्या आएगा सर, जो हमने एसेट अकाउंट देखा है उसके बारे में बात करते हैं। वेन बिजनेस होल्ड्स ओनरशिप फॉर एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स हैज monetary value of it is known एज एन असेट अकाउंट। ठीक है, बिजनेस इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ असेट, जो आप बिजनेस में आप असेट्स होल्ड करते हो उनको भी क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि आप उनको भी तो परचेज करते हो, उनको भी सेल करते हो, उनके ऊपर जो एक्टिविटी होती है, रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है, उन सबको आप प्रॉपरली क्लासिफाई करते हो। अब हमने जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देखा था कि करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, समझ रहे हो, वो सब भी यहाँ पे इसी में ही क्लासिफाई होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या होता है कि जो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं, इन एडिशन टू टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट अकाउंट, मतलब आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो वो सारा का सारा आपका रियल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है सर। मतलब जिसके ऊपर आपकी ओनरशिप है ना, उसको आप रियल अकाउंट में क्लासिफाई करोगे। अभी क्या आ रहा है सर, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मतलब जितने भी प्रकार के आपके एक्सपेंडिचर और इनकम होती है उन अकाउंट में क्लासिफाई करते हो। आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा, ठीक है, आप इसके अंदर क्या करते हो, जितने भी एक्सपेंडिचर और लॉसेस होते हैं आप उनको डेबिट करते हो, और ऑल द गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ पे क्या चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो आपको उसमें ये चीज देखना पड़ता है कि जो ये ट्रांजेक्शन है इसके अंदर किस तरीके से एक्टिविटी हो रही है। सबसे पहले देखना होता है कि ये ट्रांजेक्शन कैश वाला है या फिर क्रेडिट वाला है। क्रेडिट, अगर कैश वाला है तो कोई ज्यादा झमेला ही नहीं है, क्रेडिट वाला है तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएंगे, फिर आप उसमें ये क्लासिफाई करेंगे कि ये जो है वो कौन से टाइप ऑफ अकाउंट में फॉल कर रहा है, मतलब पर्सनल अकाउंट भी इसमें शामिल हो रहा है क्या, इसमें रियल अकाउंट शामिल हो रहा है, या फिर इसमें नॉमिनल अकाउंट शामिल हो रहा है। इन तीनों का क्लासिफिकेशन करने के बाद ही आप अकाउंट्स में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे थोड़े से जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट, उनको आप कहाँ पे क्लासिफाई करना प्रिफर करोगे, मतलब आपको इन अकाउंट्स को आप कहाँ क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है गाइज, मैं आपको इतना बता दूं कि आपको रेगुलरली इन जो अकाउंट्स है इनको, जो हम ये लेक्चर ले रहे हैं इसको कम से कम 3 से 4 बार आपको इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर ग्रिप ला सकते हो। इसको एक बार सिर्फ रीड कर लिया, समझ लिया, लेक्चर सुन लिया तो आप इसमें प्रोसीड या फिर ग्रिप नहीं ला सकते। अगर आप ऐसा करना चाहो, अगर आप चाहो तो आप इसको जब पॉडकास्ट सुन सकते हो, सब सब सुन के भी आप इसके अंदर ग्रिप ला सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी आपकी इसमें ग्रिप आएगी। देखिए पहला अकाउंट क्या है, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर सामने जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन आ गया है सर, तो हमने आर्टिफिशियल पर्सन आ गया मतलब पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या आया, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है सर, हमने डिस्कस किया था कि अगर जो ओनर है वो बिजनेस से कुछ विड्रॉ करके ले जाता है, कौन लेके जा रहा है सर, ओनर लेके जा रहा है, मतलब ओनर क्या है, एक इंसान ना, लिविंग थिंग है ना, तो पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है सर, कैश अकाउंट। कैश एक तरीके से क्या है, आपका उस पे मालिकाना हक है, मतलब आप इसको बिजनेस में यूज करते हो। हमने अभी क्या देखा था, असेट अकाउंट के अंदर एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, यू हैव योर ओनरशिप इन दैट एंड यू यूज इट फॉर योर बिजनेस, मतलब कि सर क्या होगा, रियल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट, उसमें असेट अकाउंट को क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, बाद में क्या आ रहा है सर, डोनेशन अकाउंट। डोनेशन एक तरीके से क्या है सर, इसके लिए आपको क्या होता है, सामने कोई पर्सन इन्वॉल्व है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके बिजनेस के लिए तो वो खर्चा हो गया ना सर, इसके लिए आप इसको नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। हमने देखा था ऊपर, ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम आर क्लासिफाइड अंडर
नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट, आप मशीनरी को क्या करोगे सर, मशीनरी को बिजनेस में यूज करोगे ना, तो रियल अकाउंट हो गया सर। बाद में क्या आ रहा है सर, लैंड अकाउंट, लैंड आपकी क्या सर, प्रॉपर्टी है ना, तो फिर रियल अकाउंट। राज मेडिकल स्टोर अकाउंट, ये राज एक लीगल एंटिटी हो गई है सर, सामने वाला कोई इंसान है, मतलब पर्सनल अकाउंट। सैलरी अकाउंट, सैलरी आपका खर्चा है ना सर, नॉमिनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड अकाउंट, ये क्या है सर, आपने जब आप कोई माल परचेज करते हो ना सर, तो आपको वो माल, जो गुड्स जो आपने परचेज किए, वो आप अपनी दुकान तक, अपने ऑफिस तक, अपने गोडाउन तक लाने के लिए जो भाड़ा पेमेंट करते हो लारी वाले को, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड अकाउंट। तो आपका वो एक्सपेंडिचर है, मतलब नॉमिनल अकाउंट हो गया सर। फर्नीचर अकाउंट, असेट्स हो गए, बिजनेस में यूज करते हो, मालिकाना हक है आपका, रियल अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड, मतलब आपने जब सेल किया उस समय आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, वो गुड्स को आपके बायर तक पहुंचाने के लिए, तो आपका खर्चा है सर, नॉमिनल अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी एक तरीके से आपका खर्चा है सर। वेजेस, वेजेस आपका एक्सपेंडिचर। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है सर, आपका असेट से बिजनेस में आप यूज करते हो, मालिकाना हक है आपका, तो रियल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या है सर, आपकी इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट। यूनियन बैंक ऑफ अकाउंट, सामने वाली एक लीगल एंटिटी हो गई सर, पर्सनल अकाउंट। रेंट पेड अकाउंट, ये आपका एक्सपेंडिचर है, तो नॉमिनल अकाउंट। आप इसके अंदर अगर आपको, आप मतलब आपकी बुक के अंदर कम से कम भी 100 150 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, आप उनको रीड कर लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। आपको खाली एक ही चीज माइंड में रखनी है, और वो क्या है सर, वो आपको यही रखनी है कि आप जो एक्सपेंडिचर या फिर इनकम है, वो सब आप सिर्फ आपका जितना भी गुड्स और एसेट्स जो है, अगर उनके बारे में है, रियल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। उनको आप पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। आपको खाली यही चीज देखना है कि वो जो चीज है वो क्या है, ठीक है। जैसे कैपिटल अकाउंट आ गया, कैपिटल अकाउंट में कौन होता है सर, बिजनेस का मालिक जो है वो होता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट हो गया। देखिए परचेस अकाउंट, मतलब परचेस क्या है, गुड्स है ना सर, गुड्स तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी भी मेंशन किया है, रियल अकाउंट, ये देखिए रियल अकाउंट। अब मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप ये इन तीन वर्ड्स को, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और इनके अंदर क्या आता है, उस चीज को अगर आप समझ जाएंगे, और आप एक बार में नहीं समझेंगे, आपको कम से कम 5 बार समझना पड़ेगा। मैं ट्रस्ट नहीं, मेरे को 11 साल हो गए हैं 11th की स्टडी किए हुए, आज मैंने सिर्फ 10 मिनट आपकी बुक उठा के देखी है, और फिर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। मेरे को आज तक ध्यान में है कि कौन सी चीज कहाँ क्लासिफाई होती है। अगर आप एक बार, सिर्फ एक बार रोज दिन में आधा घंटा इनको रिवाइज करेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप जिंदगी में 100 साल तक आप इनको नहीं भूलेंगे। आप इनको जिंदगी में अगले 100 साल तक आप नहीं भूलेंगे। आपको खाली रिवाइज करना है ताकि आप उनसे यूज टू हो जाए। देखिए क्या है डिस्काउंट अलाउड सर, क्या होता है डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट दिया, आपका खर्चा हो गया ना सर, तो देखिए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कमीशन अलाउड, आपका खर्चा है सर, नॉमिनल अकाउंट। गुडविल अकाउंट, गुडविल क्या होती है सर, आपका मालिकाना हक होता है, देखिए रियल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, आपकी इनकम है सर, इनकम रिसीव हुई तो कहाँ पे आएगी सर, नॉमिनल अकाउंट पे आएगी, ठीक है। बाद में देखिए क्या है, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, आपने गुड्स दे दिए किसी को एडवर्टाइज करने के लिए, आपका खर्चा हो गया ना सर, तो देखिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा ना। डिविडेंड रिसीव्ड आपकी क्या है सर, इनकम है ना, इनकम कहाँ लिखते हो सर, नॉमिनल अकाउंट में लिखते हो, ये रही। गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, लीगल एंटिटी आ गई है सर, लीगल एंटिटी कहाँ पड़ी थी हमने, पर्सनल अकाउंट में पड़ी थी सर। डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेप्रीशिएशन क्या होता है सर, डेप्रीशिएशन एक तरीके से खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। डेप्रीशिएशन क्या होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो, तो बिजनेस क्या बोलता है कि आपने ये प्रॉपर्टी इतने में परचेस कर ली है, अब आप जब इसको यूज करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, तो जितनी वैल्यू रिड्यूस होगी वो रिड्यूस हुए पार्ट को डेप्रीशिएशन बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए अभी क्या है सर, क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे ये जो 4 5 वर्ड्स है ना, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल, ड्रॉइंग, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम इनको यहाँ पे कहाँ क्लासिफाई करें, ठीक है सर, क्योंकि इसके अंदर किसी स्पेसिफिक आदमी का लिख, लेकिन नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन इनके अंदर आता कौन है मुझे ये बताइए। डेटर्स है, डेटर्स में कौन होगा सर, डेटर्स में आइदर सामने की तरफ या तो कोई इंसान होगा जो आपको पेमेंट करने वाला है, या फिर कोई लीगल एंटिटी होगी जो आपको पेमेंट करने वाला है,
ठीक है, तो आप इंसान को कहाँ क्लासिफाई करते हो सर? आप इंसान को पर्सनल में क्लासिफाई करते हो ना, लीगल एंटिटी को आप कहाँ क्लासिफाई करते हो सर? पर्सनल में करते हो ना क्लासिफाई। तो ये जो डेटर है, इस डेटर को इन सब का एक मेजर हेड बना के खाली स्पेसिफाई किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजन लगती है तो आप उसमें इतना सोचिए कि ये जो पर्टिकुलर हेड है इसके अंदर किन लोगों को इंक्लूड किया जाता है। मतलब इसके अंदर डेटर में कोई एक्सपेंडिचर आता है क्या, डेटर में कोई इनकम आती है क्या, कोई एसेट है क्या, इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, कोई सामने वाला एक इंसान है ना जो आपको पेमेंट देने वाला है। इंसान है मतलब पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सर, कैपिटल अकाउंट में कौन हुआ, जो ओनर है उसने पैसा लगाया, तो ओनर एक जिंदा इंसान हो गया ना। इसके लिए आपको उसको पर्सनल में क्लासिफाई करना है। आप ये सब चीजें 5-7 बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें इन अकाउंट्स के अंदर जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल है को आप कैसे अप्लाई करोगे हम वो देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर पर्सनल में लिख के बताया था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में मैंने लिखा था कि डेबिट टू इंक्रीज, क्रेडिट टू डिक्रीज, एंड ये देखिए डेबिट टू इंक्रीज, क्रेडिट टू डिक्रीज। ठीक है, एंड नॉमिनल में क्या था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये जो 3 लाइन है ना, इन 3 लाइन के लिए मैं आपसे डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन गाइस उससे पहले आपको ये जो पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है, उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना। जो डेबिट क्रेडिट रूल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल। थैंक यू।